very very good afternoon to all of you. Good afternoon Krishna, Ansh, Shraddha, Dipali, Bhavna, Sweetie, Srishti, everybody, उमेश, एवरीबडी। चलो, लास्ट क्लास में अपन ने एल्गी स्टार्ट करा था। कितने स्टूडेंट्स ने वो होमवर्क किया जो मैंने दिया था कुछ कुछ लिखने के लिए? तुम दोनों ने करा? चलो, वेरी गुड। किसने कोशिश करी लर्न करने की, एग्जाम्पल्स को कोशिश करी? चलो, अच्छी बात है। बताइए मुझे, एनी आइडिया फ्यूकस किस एल्गी में आएगा? ग्रीन, ब्राउन या रेड एल्गी? ब्राउन एल्गी, वेरी गुड। पॉलीसाइफोनिया? रेड एल्गी, P2G2, लास्ट वाला P2G2। चलो, क्लमाइडोमोनास? ग्रीन एल्गी, वेरी गुड। कॉलोनियल वाला एल्गी कौन सा था, कॉलोनी बना के? वॉलवॉक्स, CV से याद रखेंगे, वेरी गुड। फिलामेंटस कौन कौन से थे? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, US फिल्म से याद रखेंगे अपन, बहुत बढ़िया। किस एल्गी में सिंगल सेल की बॉडी होती है? क्लमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लोरेला। अब दोनों को किस में प्लेस करते हैं? किंगडम प्रोटेस्टा में, वेरी गुड। NCERT में पॉलीसाइफोनिया के अलावा कौन सा रेड एल्गी है जिसका डायग्राम दिया हुआ है? रेड एल्गी जिसका डायग्राम दिया हुआ है। जाओ पहले डायग्राम्स पर, दिमाग लेके जाओ। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, फिर देखो किस रेड एल्गी? पोरफायरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत अच्छे आंसरिंग कर रहे हो, वेरी गुड। नहीं कृष्णा, यूडोरिना का नहीं, पोरफायरा का। पोरफायरिन रिंग की तरह था और मल्टी ब्रांचिंग वाला पॉलीसाइफोनिया था। लास्ट में रेड एल्गी के जो डायग्राम्स थे। चलिए, आज हम क्या करेंगे? आज हम तीनों क्लासेस को पढ़ेंगे। NCERT में अलग अलग दिया है, हम इन्हें कंपेयर करके एक टेबल बनाएंगे, तो कंपैरिजन में बहुत इजीली चीजें याद होती हैं। ग्रीन एल्गी को अपन ने कहा था क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी और रेड एल्गी को रोडोफाइसी। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं। आप चाहें तो कॉपी हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या आप चाहो तो डबल पेज पे बना सकते हो, कॉपी में डबल पेज कर लो। 3 बनाएंगे अपन, लिखिए। आइए बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। इसमें अपन 4 कॉलम्स बना लेंगे। एक छोटा कॉलम कैरेक्टर का हो जाएगा और बाकी 3 कॉलम्स में क्लोरो, फियो और रोडोफाइसी। बनाइए। ये हो गया कैरेक्टर। फिर ये कैरेक्टर कैसा है? आप ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, या क्लोरोफाइसी। मैं क्लोरोफाइसी लिख रही हूं, क्लोरोफाइसी। फिर फियोफाइसी, मैं हमेशा इसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ती हूं, फियोफाइसी। जिस सीरियल ऑर्डर में पढ़ोगे हमेशा उसी में करना, हमेशा लर्न। ये सीरियल ऑर्डर तक अपने दिमाग में आता है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, कि हाँ वो 2nd नंबर पे लिखा था, अच्छा वो 1st पे लिखा था, 1st पे ग्रीन एल्गी आता है। सो फियोफाइसी एंड लास्ट में लिखते हैं रोडोफाइसी। चल, अब पहला कैरेक्टर लिखते हैं अपन। फर्स्ट कैरेक्टर, हैबिटेट। कहां मिलते हैं? मुझे बताइए, एल्गी का जनरल हैबिटेट मैंने क्या बताया था? पानी में, एक्वाटिक। फिर वो मॉइस्ट सॉइल था, मॉइस्ट स्टोन्स थे, मॉइस्ट वुड थी, और बॉडी ऑफ द एनिमल्स पे भी था, जैसे कि लाइकन्स बन रहे थे फंजाई के साथ, और स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रीन एल्गी था। परफेक्ट। अब किस पानी में कौन सा होता है? होते सारे एक्वाटिक है। देखिए, 3 तरह का पानी होता है, एक फ्रेश वाटर, एक सॉल्टी यानी मेरीन वाटर, और एक ब्रैकिश वाटर। तो तीनों एल्गी तीनों जगह मिलेंगे, तीनों एल्गी तीनों जगह मिलेंगे। तो मैं तीनों में लिख देती हूं, लिखिएगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मेरीन वाटर। यहां भी सेम लिख देती हूं मैं, तीनों नाम। ब्रैकिश वाटर का मतलब जो ना बिल्कुल खारा पानी है और ना एकदम फ्रेश वाटर है। एक तरह से नदी जब समंदर में मिल रही है तो नदी फ्रेश वाटर है, समंदर मेरीन वाटर है, और वो जो मिलने वाला है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मेरीन वाटर। तो तीनों जगह है, लेकिन कौन सा कहां ज्यादा है? आइए उसको समझते हैं। देखो, क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में मोस्टली है, फ्रेश। ये तो याद रहता है धीरे धीरे कि ये फ्रेश में है, और बाकी दोनों मेनली मेरीन में मिलते हैं। अब NCERT में क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं ध्यान से समझिएगा। भाई देखो, मेनली मेरीन में मिलते हैं, यानी कुछ ब्रैकिश में मिलेंगे और कुछ फ्रेश वाटर में।
यानी फ्रेश वाटर में कुछ फॉर्म्स मिलेंगे। अब फ्यू के लिए आप सम वर्ड भी यूज कर सकते हो, सम थोड़े से, और आप रेयर भी यूज कर सकते हो, मतलब बहुत कम। अब एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, यहां पर जो वर्ड यूज करा गया है वो यूज किया गया है रेयर, और यहां यूज करा गया है सम। मतलब कुछ फ्रेश वाटर वाले हैं और यहां कुछ भी फ्रेश वाटर वाले हैं। याद रखने का तरीका, पी पहले आर बाद में, आर पहले एस बाद में, आर एस टी होता है ना, आर पहले एस बाद में, क्योंकि एक टेबल आएगी अभी आपको दिखाऊंगी जहां पर ये वर्ड्स यूज करे गए हैं। तो अगर वहां सम करके वो फिल इन द ब्लैंक आ गया तो रेड एल्गी लगाना पड़ेगा। इसीलिए याद रखने का तरीका, मोटी मोटी बात करें तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मिलते हैं और रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी मेरीन वाटर में मिलते हैं। यानी कुछ ही फॉर्म फ्रेश वाटर में मिलते हैं, वरना मेरीन वाटर में मिलते हैं। चलिए अब सेकेंड, हैबिटेट के बाद हैबिटेट से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उसे भी यहीं पर लिख लेंगे अपन, समझिएगा। हैबिटेट से जुड़ी हुई, एक सेकेंड, पूछते हैं कि इनमें से कौन से एल्गी हैं जो वार्मर वाटर में मिलेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी जहां पर है, थोड़ा गुनगुना पानी। अब इसका लॉजिक नहीं है, ये अपने को लर्न करना पड़ेगा। लर्न अपन करेंगे कि सबसे गर्म सबसे आखिरी वाला है, तो ये वार्मर वाटर में मिलते हैं, वार्मर एरियाज में। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, अपने को लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है समझने का। आप ऐसे याद कर सकते हो कि वार्मर वर्ड किससे शुरू हो रहा है, W से, और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यानी C, P और R में से W के सबसे पास क्या है, R। भाई अगर आप इसे ग्रीन मानो तो भी G, ब्राउन मानो तो B और रेड मानो तो R, तो भी W के सबसे पास क्या है, R। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि W और R सबसे पास पास है, तो वार्मर वाटर्स में रेड एल्गी मिलते हैं। अब देखो, मुझे सोच के बताओ कि जिस भी पानी में जो भी मिल रहा है, पानी में डीप मिलना चाहिए कि सरफेस पे, सरफेस पे, ताकि सनलाइट को पकड़ सकें, क्योंकि एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। तो सुपरफिशियल वाटर में तो सब मिलेंगे, सब, लेकिन डीप वाटर में कौन सा मिल सकता है। मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपको याद हो, जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाए थे, कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी डीप वाटर में मिलते हैं, क्योंकि वो अपना कलर बदल सकते हैं और हर तरह की लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया था ब्लू और रेड में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, ब्लू की, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा था। यानी इसकी वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज्यादा है, तो डीप वाटर में कौन सी लाइट जाती है, ब्लू लाइट। तो हमें कोई ऐसा एल्गी चाहिए डीप वाटर में, तभी वो सरवाइव कर पाएगा जब वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो रेड एल्गी ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो लाल दिखते हैं। दिखते लाल है इसलिए नहीं कि लाल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लाल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो सुपरफिशियल वाटर में तो मिलेंगे, उसमें तो सभी मिलेंगे, पर ये डीप वाटर में भी मिलेंगे। तो ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में, सुपरफिशियल एंड डीपर वाटर्स, एंड डीपर वाटर्स। यहां डीपर वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपरफिशियल में तो सारे ही मिलेंगे, ब्लू को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ब्लू लाइट ही होती है जो नीचे डीप तक पेनिट्रेट करती है। तो ये पूरा अब अपना फर्स्ट पॉइंट हुआ। चलिए अब अपन आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, हैबिटेट के बाद। हैबिटेट के बाद अपन बात करते हैं इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा। बोलो कैसे खाना होगा। सारे ऑटोट्रॉफिक हैं और सारे फोटोसिंथेटिक हैं, लिख लेते हैं अपन, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। अब मैं ऑटोट्रॉफिक नहीं लिख रही हूं, वो अंडरस्टूड है, और फोटोसिंथेटिक। अब इसी से मिलता तीसरा पॉइंट, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके पास क्या मिलने चाहिए, मतलब पिगमेंट्स, पिगमेंट्स, राइट। थर्ड पॉइंट हो गया पिगमेंट्स, ताकि ये सनलाइट को ट्रैप कर सके। मैंने कोई ऐसा क्लोरोफिल बताया था कि सब ऑर्गेनिज्म में मिलता है, ए मैंने कहा था यूनिवर्सल है। देखो बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ा रही हूं आपको, ए, ठीक है, सब में लिख दिया, बी सी डी, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी, याद रखने का तरीका। पर ये सब तरीके तब काम आएंगे जब आप एक ही सीरियल ऑर्डर फॉलो करोगे। तो ए
बी सी डी। अब जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ब्राउन एल्गी में कौन से क्लोरोफिल मिलते हैं, तो आपका दिमाग जाएगा ए बी सी। मैंने सेकंड नंबर ब्राउन एल्गी पढ़ा है तो ए और सी मिलता है। डायरेक्ट नीट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब इसके अलावा भी कुछ मिलते हैं। क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है, लेकिन इसे तो रेड दिखना है। अगर रेड दिखना है तो इसके पास एक पिगमेंट होना चाहिए रेड वाला। इसके पास होता है रेड वाला फाइकोएरिथ्रिन। अगर आपको याद हो जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोबिलिन्स होते हैं। याद है ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम बनाया था, ये थाइलाकॉइड्स बनाए थे। मैंने कहा था यहां पर फाइकोबिलिन्स मिलते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ के रहते हैं, फाइकोबिलिसोम बनाते हैं। फाइकोबिलिन आपसे कहा था 3 तरह के होते हैं, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन। साइनो मतलब ब्लू कलर वाले, और एक फाइकोएरिथ्रिन यानी रेड कलर वाला। तो फाइकोएरिथ्रिन ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलते हैं, और फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रो का मतलब ही रेड होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट आरबीसी का नाम है, तो किस में मिलेगा फाइकोएरिथ्रिन? रोडोफाइसी में। तो ये तो है ही, इसके अलावा होगा फाइकोएरिथ्रिन। और क्योंकि देखो फाइकोएरिथ्रिन तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिल रहा है, मैं कहना चाहती हूं रोडोफाइसी वाला, तो उसके आगे आर लगा देते हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। आप चाहो तो यही लिख सकते हो कि फाइकोएरिथ्रिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब ये ब्राउन कलर के हैं, तो इनमें ज्यादा क्या मिलेगा समझो। कोई पिगमेंट पढ़ाया है मैंने ब्राउन कलर वाला? ये ग्रीन हो गया, एरिथ्रो से रेड हो गया, ये तो बड़ा आसान है याद रखना। कुछ कैरोटिनॉइड्स होते हैं ज़ैंथोफिल्स, और ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर देता है। एक पर्टिकुलर ज़ैंथोफिल है जिसका नाम है फ्यूकोज़ैंथीन। क्या नाम है? फ्यूकोज़ैंथीन। वो ब्राउन के शेड्स देता है, वो इसमें ज्यादा मिलेगा। इसमें लिख देते हैं अपन ज़ैंथोफिल्स लाइक फ्यूकोज़ैंथीन, फ्यूकोज़ैंथीन, फ्यूकोज़ैंथीन। अब ये डिपेंड करेगा कितना फ्यूकोज़ैंथीन है, उस हिसाब से ब्राउन के शेड्स आएंगे। यानी मैं यहां लिखती हूं कलर वेरीज फ्रॉम, आपने ऑलिव्स देखे हैं पिज्जा में, ऑलिव्स डलते हैं वो अंगूर जैसे ग्रीन ग्रीन कलर के, वो ग्रीन और ब्राउन के बीच का कलर होता है, ऑलिव ग्रीन कलर बोलते हैं। उससे लेके वो हल्का सा ब्राउनिश टिंच आ जाता है, उसमें एकदम हरा नहीं होता, वो हल्का सा कालापन होता है, वो ब्राउनिश होता है हल्का सा, टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। वो डिपेंड करेगा फ्यूकोज़ैंथीन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। सो कलर वैरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस shades of brown depends on concentration of fucoxanthin, उसके अकॉर्डिंग। चलिए लिखिएगा इतना। चलिए बाकी कैरोटिनॉइड्स सब में मिलते हैं, तो अब मैं सब में लिख देती हूं कैरोटिनॉइड्स, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। यहां पे भी लिख देते हैं कैरोटिनॉइड्स, और यहां पे भी लिख देते हैं कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। अपने को मेन क्या क्या याद रखना है, एक तो फाइकोएरिथ्रिन और फ्यूकोज़ैंथीन, ये याद आना चाहिए। एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब रेड में है, और ज़ैंथीन, ज़ैंथोफिल ब्राउन में है, ये तो सीधा याद आता है। दूसरा अपने को ये पता होना चाहिए ए और फिर बी सी डी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पर लिखा नहीं था, लिख लेते हैं प्राइमरली या मोस्टली, एक ही बात है। और यहां पे भी लिख देती हूं मैं मोस्टली, मेरीन मोस्टली है, और बाकी फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी रेड एल्गी कम मिलते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में सुपरफिशियल वाटर को वेल लाइटेड एरिया लिखा है, लिख सकते हैं। जो ऊपर ऊपर पानी है वहां पे अच्छी खासी लाइट है, तो मैं ऊपर के पानी को वेल लाइटेड भी तो लिख सकती हूं, और जो डीपर पानी है वहां अंधेरा है, तो उन्होंने सुपरफिशियल वर्ड ना यूज करके वेल लाइटेड लिख दिया है। लिख लीजिए सुपरफिशियल और वेल लाइटेड एंड डीपर एरियाज। बाकी सारे वेल लाइटेड एरियाज में मिलेंगे, पर रेड एल्गी वेल लाइटेड में तो मिलेगा ही, डीपर में भी मिल सकता है। डन। चलो अब देखो,
अपन ने हैबिटेट की बात कर ली, न्यूट्रिशन की बात कर ली, न्यूट्रिशन आया फोटोसिंथेसिस, तो अपन ने पिगमेंट की बात कर ली। अब पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना बनेगा, खाना बनता है तो सब ग्लूकोज बनाएंगे, पर उस खाने को स्टोर किस रूप में करेंगे वो अगला पॉइंट आ जाएगा। तो लिखिएगा स्टोरेज। मैं एक और स्लाइड लगा देती हूं, आप नंबर 4 करके लिख लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट आ गया स्टोरेज या स्टोर्ड इन, फूड स्टोर्ड एज, फूड स्टोर्ड एज। वही टेबल चल रहा है, पहले ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब समझिए, देखो ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड है, यानी ग्रीन एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आ गए होंगे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ग्रीन एल्गी उसी फॉर्म में खाना स्टोर करता होगा जिसमें सारे मेन मोर एडवांस्ड वाले पेड़ करते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट एडवांस्ड है। एक्चुअली पहले रेड एल्गी आए, फिर ब्राउन एल्गी आए, फिर ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड है और उसका प्रूफ है, ये देखो, ये प्रूफ है। हायर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल बी मिलता है, बाकी किसी पे क्लोरोफिल बी नहीं मिल रहा है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी पे मिल रहा है। ये प्रूफ करता है कि जो ग्रीन एल्गी है वो काफी एडवांस है। मुझे बताओ पेड़ किस रूप में खाना स्टोर करते हैं? स्टार्च। तो ग्रीन एल्गी भी किस रूप में करेगा? स्टार्च। हाँ, थोड़ा बहुत ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है, फैट। बोलते हैं ना खाना ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फैट, पर मेन क्या हो जाएगा? स्टार्च। और देखो ये भी हायर प्लांट्स की तरह एडवांस कैरेक्टर है। अब ये किस रूप में करते हैं, इसको अपन याद रखेंगे मॉल, ऐसे मॉल। एनसीईआरटी में ये 2 दिए हैं, बोलो मेरे साथ, मैनिटॉल, लैमिनैरिन। बाकी इसमें ऑयल भी होता है, ऑयल तो हो ही सकता है, पर इन्हें मार्क करना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हैं, मैनिटॉल एंड लैमिनैरिन। इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। लैंप जैसा ब्राउन एल्गी तो पढ़ा था अपन ने, 2 सेल्फी थी, उसमें एल ऐसे ही तो बनाया था, एल। ब्राउन एल्गी तो बनाया था लैंप जैसा, तो लैमिनैरिन याद रखने का तरीका बनाइए। अब रेड एल्गी में भी स्टार्च होता है, पर थोड़ा मॉडिफाई हो गया। आप लिख नहीं रहे हैं? थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, रूपांतरित हो गया है। इस स्टार्च को बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडियन स्टार्च। लिखिए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अपन एनसीईआरटी के, अपन समझ के टेबल बना रहे हैं, इसको रटोगे कभी रटाई नहीं आएगा। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूं। देखो, फ्लोरिडियन, रीडियन, रेड एल्गी, फ्लोरिडियन, इससे याद रख सकते हो रेड एल्गी। स्टार्च तो ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड, और फ्लोरिडियन रेड एल्गी। ये चीजें लिख लिया करिए, ये बहुत काम आती है जब 4 ऑप्शन में से एक चूज करना होता है। अब आपको याद है जब स्टार्च पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स में, तो मैंने कहा था इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। इसमें से मोर ब्रांच्ड कौन सा था? अमाइलोपेक्टिन। और जब इसके बाद ग्लाइकोजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था वो भी स्टार्च की तरह होता है बट हाईली ब्रांच्ड होता है। यानी मोर ब्रांच्ड क्या है? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एक्चुअली फ्लोरिडियन स्टार्च भी बहुत ब्रांच्ड होता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च नॉर्मल स्टार्च को ज्यादा रिजेंबल करेगा या अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन को ज्यादा करेगा? अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन को, क्योंकि ये भी बहुत ब्रांच्ड है। तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, लाइक इट रिजेंबल्स, ऐसा लिखना चाहिए, रिजेंबल। किसके जैसा लगता है? नॉर्मल स्टार्च जैसा नहीं लगता, ये ग्लाइकोजन जैसा ज्यादा लगता है, हाईली ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन नीट में आए हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो हम समझ के लर्न कर रहे हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो खाना बन रहा है, जो स्टोर हो रहा है, ये कहां स्टोर होगा? देखो ये सब एल्गी हैं। एल्गी मतलब इनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, यानी सेल्स की बनी है। सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक। प्लांट किंगडम तक आ गए अपन, और यूकैरियोटिक में तो ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, यानी इन सब में भी क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा। अब इनमें तो क्या होता है, ब्राउन और रेड एल्गी में तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, याद है स्ट्रोमा पड़ा था, लिक्विड, उसमें पड़े रहते हैं ये। पर यहां बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनता है अंदर,
उसके अंदर ये स्टार्च जो है इसका वो स्टोर होता है, उसे कहते हैं पायरिनॉइड बॉडीज। क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड बॉडीज। तो यहां लिखते हैं स्टार्च स्टोर्ड इन पायरिनॉइड बॉडीज। ये पायरिनॉइड बॉडीज और कहीं नहीं मिलेंगी, तभी तो मैं आपसे कह रही हूं बार बार कि ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड है। अब पायरिनॉइड बॉडी जो है वो कचौड़ी की तरह है या बालूशाही की तरह है, जिसमें अंदर तो स्टफिंग भरी हुई है और बाहर खोल है। तो होता क्या है इसमें, सेंटर में प्रोटीन रहता है और चारों तरफ स्टार्च आकर जमा हो जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बोला? सेंटर में प्रोटीन सेंटर में, और चारों तरफ स्टार्च बनता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। इसे पायरिनॉइड बॉडी कहते हैं। ऐसी पायरिनॉइड बॉडी मिलेंगी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। बाकियों में भी क्लोरोप्लास्ट पे ही खाना बन रहा है, वहीं स्टोर होगा, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहता है स्ट्रोमा में। अब देखो, इसको याद करने की बात बताती हूं आप, बहुत इजी है, इसका फंडा समझ लो तो कभी नहीं भूलोगे। एक्चुअली ये प्रोटीन एक एंजाइम है, एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं। तो ये सेंटर में एंजाइम है, ग्लूकोज बनता जाता है फोटोसिंथेसिस से, ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता जाता है, ग्लूकोज बनता जाएगा स्टार्च में कन्वर्ट करता जाएगा, ग्लूकोज बनता जाएगा स्टार्च में कन्वर्ट करता जाएगा। तो स्टार्च होगा चारों तरफ और एंजाइम जो काम कर रहा है वो बीच में। आप फंडा याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इतना देखते हैं पहले। तो अभी तक मैंने क्या बोला है एक बार फटाफट से सब सुन लो, जैसे कि आपके लिए भी एक बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हमने वही सीक्वेंस रखा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तीनों तरह के पानी में मिलते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और ब्रैकिश यानी इन बिटवीन वाटर। लेकिन ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेगा और ये मेनली मेरीन वाटर में मिलेंगे। इनमें से रेयर फॉर्म्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे, इसमें भी कुछ फॉर्म्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे, पर मोस्टली मेरीन वाटर में मिलेंगे। याद रखने का तरीका, पी पहले आता है आर बाद में, ऐसे ही यहाँ आर पहले आता है एस बाद में। तो रेयर वर्ड यहां यूज करा है, सम वर्ड यहां यूज करा है, हर शब्द पे क्वेश्चन आता है। थोड़ा गर्म पानी जहां होगा वहां रेड एल्गी सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। सारे एल्गी वेल लाइटेड ऊपर लेयर पे मिलेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप कर सके, पर डीप वाटर में रेड एल्गी मिलता है क्योंकि ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी एनर्जी हाई है, वेवलेंथ शॉर्ट है और रिफ्लेक्ट रेड को करता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब पिगमेंट कौन सा होगा? सब में क्लोरोफिल ए होगा, सब में ए लिखा, बी सी डी लिख दिया, सब में ए लिखा, बी सी डी लिख दिया। इसमें साथ में फाइको एरिथ्रिन होगा, एरिथ्रो का मतलब ही है रेड एल्गी। इसमें ज़ैंथोफिल स्पेशली फ्यूकोजैंथीन होगा, ये ब्राउन कलर देता है। कितना कलर कॉन्सेंट्रेशन है उसके आधार पे ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन के एल्गी मिलेंगे। कैरोटिनॉइड सब में कॉमन रहता है। नाउ किस फॉर्म में फूड स्टोर है वो भी अपन ने लिख लिया। चलिए आइए इतनी पहले एक बार थ्योरी यहां देखते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा। देखिए क्लोरोफाइसी में लिख लो मोस्ट एडवांस्ड, ये भी लिख लो मोस्ट एडवांस्ड। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूं, ये सबसे एडवांस्ड है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल बी मिल रहा है हायर प्लांट्स की तरह। इनके अंदर खाना स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा है हायर प्लांट्स की तरह। अब कैसा कलर है इनका? एकदम घास का जैसा हरा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मेनली क्या मिलते हैं? ए एंड बी वाले क्लोरोफिल। बाकी कैरोटिनॉइड ज़ैंथोफिल तो मिल ही सकते हैं, या ज़ैंथोफिल भी लिख लो, सब में मिलते हैं। मेन क्लोरोफिल ए और बी है, उसे मैंने अंडरलाइन करा दिया है। आइए लिख लेते हैं, इसके कारण है ग्रास ग्रीन कलर। भाई देखो ग्रीन तो ये भी ऑलिव ग्रीन, पर मैंने कहा ना ऑलिव्स थोड़े काले काले रहते हैं, ब्राउनिश टच में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल घास जैसा प्रॉपर हरा है, ग्रास ग्रीन। अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखो यहां पे क्यों है ग्रास ग्रीन? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है। चलो आगे देखते हैं। इनके पिगमेंट्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे, पर इनके क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलाकॉइड्स तो बनते हैं, पर वो गठरी यानी ग्रैनम नहीं बनाते हैं। अब इनमें स्टोरेज बॉडीज मिलेंगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिन्हें पायरिनॉइड्स कहेंगे। पायरिनॉइड के अंदर प्रोटीन भी है स्टार्च के अलावा, स्टार्च तो होगा ही। हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन सेंटर में है और चारों तरफ स्टार्च है। इसके अलावा खाना ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ाया अभी।
अब ब्राउन एल्गी मिलेंगे मेरीन वाटर के अंदर। इसमें ए तो है ही, साथ में सी आ गया, ए बी सी आ गया। कैरोटीनॉइड सब में होते हैं, ज़ैंथोफिल सब में होते हैं। इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन तक है, डिपेंडिंग अपॉन कितना अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथीन होता है। इनमें खाना जो है वो मैनिटॉल या लैमिनारिन के फॉर्म में होगा। मैंने आपको ट्रिक्स के साथ में लर्न करवा दिया है। नाउ ये अभी नहीं पढ़ाया, ये सब नहीं पढ़ाया। अब रेड एल्गी, इसमें रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन का बोलबाला है। इसके अलावा ए एंड डी भी मिलेगा, ए बी सी डी। फाइकोबिलिन्स भी कुछ मिलते हैं, अभी अपन लिख लेंगे। नाउ ये भी मोस्टली मेरीन है, वार्मर वाटर में मिलते हैं, वेल लाइटेड में तो सभी मिलते हैं, पर ये ग्रेट डेप्थ पर भी मिलते हैं, जहां पर बहुत कम रोशनी पहुंचती है वहां भी मिलते हैं, राइट। और इनमें खाना फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है, जो बहुत रिजेंबल सिमिलर हैं अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के इन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स अपन यहां पे एक बार टेबल पे वापस आते हैं। इन स्ट्रक्चर ऐसा लिख लो, इनका स्ट्रक्चर इनके जैसा है, हाईली ब्रांच्ड फ्लोरिडियन स्टार्च का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसमें फाइकोबिलिन भी लिख लो, फाइकोबिलिन्स। एनसीईआरटी में फाइकोबिलिन्स दिया है, फाइकोएरिथ्रिन दिया है, ए और डी दिया है। यहां एनसीईआरटी में ए और बी दिया है, और यहां एनसीईआरटी में ए सी एंड ज़ैंथोफिल्स लाइक फ्यूकोजैंथीन ये दिया है। तो आप कैरोटीनॉइड चाहो तो भूल भी सकते हो हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अब अपन अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मैं ग्रीन एल्गी में लिखवा रही हूं, समझिएगा। एक्चुअली ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं वो अलग अलग शेप्स के मिलेंगे अलग अलग ग्रीन एल्गी में। जैसे अगर आपको याद हो, एक बार जब क्लमाइडोमोनाज मैंने ऐसे करके बनाया था तो मैंने कहा था ये इसका न्यूक्लियस नहीं है, ये कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है कप शेप्ड का। इसी तरह वो जो स्पाइरोगायरा होता है ना, ऐसा, ये स्पाइरोगायरा है, फिलामेंटस धागे जैसा, इसमें ऐसे रिबन शेप का, स्पाइरल या रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। तो आइए इस पॉइंट को अब अपन लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी में आप टेबल में ही लिखो, ग्रीन एल्गी के अंदर लिखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ब्रैकेट में लिखो ए ग्रैनल, ए ग्रैनल। ग्रैनम मतलब थाइलाकॉइड तो है पर गठरी ढेरी नहीं बनेगी, ए ग्रैनल ब्रैकेट क्लोज लिखिएगा। डिफरेंट शेप्स, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होता है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप्स लाइक, लाइक। अब ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, लिखिए कप शेप्ड, क्लमाइडोमोनाज लिख लेना ब्रैकेट में, कप शेप्ड ऐसा होता है। ये क्लमाइडोमोनाज है, ये रहा इसका क्लोरोप्लास्ट, कप जैसा, कप शेप्ड, कॉमा क्लमाइडोमोनास, कॉमा रिबन या स्पाइरल ब्रैकेट में लिख लेना स्पाइरोगायरा। देखो सी से कप शेप, सी से क्लमाइडोमोनास, एस से स्पाइरल, एस से स्पाइरोगायरा, तभी तो नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है इसीलिए स्पाइरोगायरा नाम रखा है, कॉमा। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा। किसी किसी में डिस्क जैसा होता है तो डिस्कॉइड, जैसा कारा में होता है। कारा के बारे में कुछ खास पढ़ाया था कल क्या? मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, बिल्कुल। डिस्कॉइड, कॉमा प्लेट लाइक, कॉमा जाल जैसा यानी रेटिकुलेट एक्सेट्रा। ये 5 शेप्स आपको आने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। चलिए आइए अब देखते हैं इनकी बॉडी कैसी कैसी हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी पॉइंट है। मुझे बताओ ग्रीन एल्गी में क्या क्या एग्जाम्पल्स थे? कोई यूनिसेल्युलर था ग्रीन एल्गी में? क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला ग्रीन एल्गी थे, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म था ग्रीन एल्गी में, वॉल्वॉक्स इसी में आता था, ठीक है। चलो फिलामेंटस थे इसमें, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स इसी में आते थे, और बड़ी बड़ी बॉडी वाले भी आते हैं, यानी इसमें सब तरह के बॉडी फॉर्म्स आते हैं। आइए लिखते हैं इसके बॉडी फॉर्म्स, लिखो यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर,
जिसमें हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्लमाइडोमोनास, वैसे क्लोरेला भी आता है इसमें, क्लमाइडोमोनास। फिर कॉलोनियल, इसमें वॉल्वॉक्स आ जाएगा, ये सब ग्रीन एल्गी हैं। फिर फिलामेंटस, इसमें यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, वो 2 आ जाएंगे। तो हर तरीके के ग्रीन एल्गी मिलते हैं। अब समझना, एक भी रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी सिंगल सेल्ड होता ही नहीं है। एक भी रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी कॉलोनी में नहीं रहता है। यानी रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में सिर्फ कैसे फॉर्म्स होते हैं? फिलामेंटस, ना यूनिसेल्यूलर ना कॉलोनियल। लिख लीजिए, नो कॉलोनियल, और कॉमन करके लिख लो, और यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स। ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फिलामेंटस में भी कैसी बॉडी होती है समझो। देखो, सिंपल फिलामेंट भी हो सकता है, जैसे याद है यूडोरिना ऐसा बनाया था अपन ने, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा बेबी मैंने ऐसे ही बनाया था। इसे सिंपल फिलामेंट कहेंगे, सिंगल। पर पूरी फैली हुई बॉडी भी हो सकती है, जैसे कल ब्राउन एल्गी में कैल्प बताए थे, कई मीटर्स की बॉडी भी हो सकती है, राइट। चलो यहां लिखते हैं अपन, तो ग्रीन एल्गी में यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस, तीनों फॉर्म्स हो गए। अब आइए ब्राउन एल्गी में लिखिए, ब्राउन एल्गी में सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स। एग्जाम्पल लिखो, एक्टोकार्पस, याद है 2 सेल्फी ई, एक्टोकार्पस। 2 भयंकर ब्रांच फिलामेंटस, यानी प्रोफाउसली फिलामेंटस, प्रोफाउसली फिलामेंटस रीचिंग टू हाइट्स ऑफ, कितना बताया था, 100 मीटर तक पहुंच जाते हैं ये, 100 मीटर फैले हुए, लाइक कैल्प्स, लाइक कैल्प्स। मैं दोबारा बोलती हूं, 1 मिनट रुककर यहां सुनिएगा। यहां यूनिसेल्यूलर है, यहां एक भी यूनिसेल्यूलर नहीं है, यहां कॉलोनी बना के रहते हैं या एक भी कॉलोनी बना के नहीं रहेगा। यहां जो फिलामेंटस हैं भी वो ऐसे हैं, ऐसे, यानी सिंपल और अनब्रांच्ड हैं। पर यहां पे अनब्रांच्ड भी नहीं होते, या तो सिंपल ब्रांच्ड होंगे या भयंकर वाले फैले हुए होंगे। इसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है पहले वाले का, और बाकी के एग्जाम्पल कैल्प हो गए। तो ये एग्जाम्पल तक अपने को आना चाहिए। ये हैं जो जहाज डुबा देते हैं, ये 100 मीटर तक अपने को आना चाहिए, ये वर्ड तक आएगा। 200 मीटर लिख देंगे, फॉल्स हो जाएगा। लिखा? चलिए आइए आपको दिखाती हूं। यहां साथ साथ एनसीईआरटी की थ्योरी देखते जाओ। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस लाइक एक्टोकार्पस टू प्रोफाउसली ब्रांच, जो 100 मीटर की हाइट तक जा सकते हैं, जैसे कि कैल्प। और सेम इसी तरह का रेड एल्गी में होता है। रेड एल्गी में भी ना यूनिसेल्यूलर, ना कॉलोनियल, ना सिंपल अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड ही होंगे। आइए लिखते हैं रेड एल्गी की एग्जैक्ट लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी। लिखिएगा, लिखियो, मल्टी सेल्यूलर थैलाई। भाई सबकी फैली हुई बॉडी है ना, तो थैलस ही तो बोलेंगे। मल्टी सेल्यूलर थैलाई, मल्टी सेल्यूलर थैलाई, सेल्यूलर थैलाई। इसी में एक पॉइंट और लिख लो, क्या मैं ये बोल सकती हूं बहुत फैली हुई बॉडीज हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो ये वर्ड यहां रेड एल्गी के लिए लिखा है। हालांकि देखो ये बात तो यहां भी एप्लीकेबल है कैल्प में, पर ये शब्द यहां लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ग्रीन एल्गी की तो सिंपल भी हो सकती है, एक एक सेल के भी हो सकते हैं। तो ये हो गया 5th पॉइंट अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब 6 पॉइंट लिखते हैं। अगर ये प्लांट्स हैं तो इनमें क्या चीज है जो होगी, कौन सा स्ट्रक्चर जो मुझे ध्यान देना चाहिए? सेल वॉल। लिखिए सेल वॉल। सेल वॉल अपन ने पढ़ा था किस किस की बनी होती है पेड़ों में? सेल्यूलोज मेन, और प्राइमरी वॉल किसकी बनती है? पेक्टिन। तो सेल्यूलोज
प्लस पेक्टोज, ऐसा लिखा रहता है। सेल्यूलोज की तो ईंटें थी और पेक्टिन बीच बीच में भरा था, अगर आपको याद हो। तो ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया। आउटर पेक्टोज यानी पेक्टिन और इनर सेल्यूलोज। अब समझना, देखो सेल्यूलोज पेक्टिन इसमें भी होता है, एनसीईआरटी में शब्द नहीं लिखा हालांकि, और सेल्यूलोज पेक्टिन इसमें भी होता है। सेल्यूलोज और पेक्टिन तो सब में होगा क्योंकि सारे ही प्लांट सेल्स है, सब प्लांट्स में आते हैं। लेकिन इनमें सेल वॉल के ऊपर उसके चारों तरफ एक चिपचिपी लेयर होती है, जिलेटिनस लेयर। और वो जो चिपचिपा मटेरियल है ना, वो बड़े काम का होता है। जैसे यहां पर एक मटेरियल होता है जिसे अगर बोलते हैं, अगर, कुछ रेड एल्गी में ये अगर बड़े काम का है, इसका नाम अगर या अगर है। और आप ऐसी शक्लें मत बनाओ जैसे जीवन में पहली बार सुना है। बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड में अगर पढ़ाया था। आइसक्रीम, जैम्स एंड जेलीज में इमल्सिफाइंग स्मूथनिंग एजेंट की तरह वही जेली डाली जाती है, वही जिलेटिनस चिपचिपा मटेरियल। अगर बायोटेक्नोलॉजी 12th क्लास में पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस नाम का एक प्रोसीजर करते हैं, उसमें अगर ही यूज करते हैं। जब भी बैक्टीरिया वगैरह की कॉलोनी बनानी है तो उनको जो खाना देते हैं, न्यूट्रिशन मीडिया, वो अगर ही दिया जाता है। इसी तरह एक एल्जिन भी डाला जाता है, सॉरी कैरागीन आपने देखा होगा बाजार में जो कॉफी आती है, कोल्ड कॉफी बॉटल्स में, वो एकदम स्मूथ होती है, फ्रॉथी स्मूथ। घर में कैसे ही बना लो उतनी बढ़िया नहीं बना सकते, उसमें वो डालते हैं कैरागीन। इसी तरह यहां पर जो चिपचिपी शुगर है, जो चारों तरफ जिलेटिनस लेयर है, उसे एल्जिन बोलते हैं। एल्जिन एक केमिकल उसमें से जो मिलता है। इन सब चिपचिपे का काम ये है कि ये इसको ड्राइंग से बचाते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, राइट। इतना लिखा सबने। चलो अब यहां पर हम प्लस करके एग्जैक्ट वर्ड्स लिखेंगे। देखिए यहां पे सेल वॉल तो सब में रिजिड ही होती है, इनर लेयर है सेल्यूलोज की, आउटर लेयर है पेक्टोज यानी पेक्टिन की। इतनी बात तो ग्रीन एल्गी में होगी, और कोई जिलेटिनस लेयर नहीं होती है। अब देखिए ब्राउन एल्गी में, लिखिएगा, ये देखो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, प्लस लिखो प्लस जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, इनमें सल्फर नहीं होता, यानी ये नॉन सल्फोनेटेड है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेड एल्गी में चिपचिपी शुगर्स हैं वो सल्फर वाली होती है, वो सल्फोनेटेड होती है, ये नॉन सल्फोनेटेड होते हैं। एल्जिन और भी केमिकल्स होते हैं अलग अलग, अपने को तो एल्जिन आना चाहिए। ये चिपचिपी शुगर है। चलिए दिखाती हूं आपको, यहां ये देखिए जिलेटिनस एल्जिन। कोलॉइड्स हैं ये, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर होल्ड करते हैं, इनको ड्राइंग से बचाते हैं। अपने को ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब रेड एल्गी में आपको दिखाती हूं, देखिए जो अभी आपको बताया था वो सब दिखाती हूं। सेल वॉल वही इनर सेल्यूलोजिक है, लेकिन आउटर में देखो सेल्यूलोज तो है ही, पेक्टिन है, और सल्फर वाले यानी पॉलीसल्फेट ईस्टर्स हैं, जो किसके हैं, वही चिपचिपी शुगर्स, कैरागीन एंड अगर के पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। आइए लिखते हैं, लिखिए मेरे साथ, प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ब्रैकेट में दोनों के नाम लिखो, अगर AGAR अगर, और कैरागीन CARAGEEN कैरागीन। और ये जिलेटिनस हैं, चिपचिपे हैं, ये भी चिपचिपा है। सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, अगर या कैरागीन, जिलेटिनस। अगर की बात अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ और पॉइंट्स अब अपन देखेंगे। तो ये सारा हो गया ग्रीन एल्गी का, ये पूरा ग्रीन एल्गी की बात हो गई, ये ग्रीन एल्गी की सारी बातें हो गई हैं, इस पर अभी अपन बाद में आएंगे। ये ब्राउन एल्गी की सब पॉइंट्स हो गए हैं, ये ब्राउन एल्गी की सेल वॉल हो गई है, और ये रेड एल्गी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब समझो, देखो मुझे बताओ इनमें से किस किस के अंदर क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी। ग्रीन एल्गी में नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी फ्रेंड्स? और फिर ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में नहीं मिलेगा? सब में मिलेगा ना, सारे यूकैरियोटिक सेल है ना। यूकैरियोटिक सेल में तो सब में सेल ऑर्गेनेल्स मिलता है।
वो तो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता, प्रोटिस्टा किंगडम से ही सब चला आ रहा है। लेकिन भगवान जाने क्यों ये सब लिखा ब्राउन एल्गी में गया है, एनसीईआरटी में मिलेगा तीनों में, पर लिखा ब्राउन एल्गी में गया है। अपने को लाइन आ गई तो अपने को एज इट इज लिखना पड़ेगा कि इसका जो लिविंग मैटर है यानी प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या पढ़ाया था आपको, सेल माइनस सेल वॉल, सेल वॉल हटा के जो स्ट्रक्चर बचा उसमें प्लास्टिड्स है, एक सेंटर में वैक्यूल है, पेड़ के सेल में सेंटर में ही तो होता है, याद है 90% वॉल्यूम सैप वैक्यूल की बात कर रहे हैं, और एक न्यूक्लियस है। ये फालतू में लिखा है ब्राउन एल्गी में, ये तीनों में होगा पर लिखा ब्राउन एल्गी में। अपने में अगर ये आ गया कि ये बताओ दिस बिलोंग्स टू, अपना आंसर क्या होगा, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 सिर्फ ब्राउन एल्गी में लिखना, ओनली इन ब्राउन एल्गी लिखिए। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स, बिल्कुल उमेश होगा सब में, प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, भाई सब में होंगे, अभी तो बोला ग्रीन एल्गी में अपन ने क्लोरोप्लास्ट है, ए ग्रैनल वाले अलग अलग शेप के, सब में है प्लास्टिड्स कॉमा अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस। अब ब्राउन एल्गी में ही एक कैरेक्टर और है जो सिर्फ ब्राउन एल्गी में मिलता है, देखिएगा यहां। अगर आप ब्राउन एल्गी के डायग्राम्स देखें कल जो हमने देखे थे तो उसमें होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं। ऐसी कोई लेबलिंग ग्रीन एल्गी के वॉलवॉक्स में, वहां तो डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी था, यूलोथ्रिक्स में, पोरफायरा में, पॉलीसाइफोनिया में कहीं नहीं किया गया था। एक्चुअली ब्राउन एल्गी में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये अपने आप को जिस भी मेरीन वाटर में, क्योंकि मोस्टली मेरीन वाटर में है, किसी चट्टान से अटैच करने में जो हेल्प करता है, एक तरह से रूट के समान समझ लो, जैसी जड़ होती है, इससे पकड़ता है, होल्ड करता है, तो नाम है होल्ड फास्ट। एक छोटी सी डंडी जैसी है स्टाइप, स्टेम के बराबर समझ लो, और ये स्ट्रक्चर है हरे रंग का, ब्राउन रंग का, रेड रंग का, जो भी, इसमें ब्राउन रंग का, क्योंकि ये सिर्फ ब्राउन एल्गी में ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यहां एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होंगे, इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, ये एक्चुअली खाना बनाएगा पत्ती के समान, इक्वल टू लीव्स ऑफ हायर प्लांट, इसे फ्रॉन्ड बोलते हैं। और यहां पे छोटे छोटे हवा भरने के लिए जगह हैं, एयर ब्लैडर्स, ताकि हवा रहे, हल्के रहें और सुपरफिशियल वेल लाइटेड पानी में रहें। और ये बीच में सपोर्ट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें मिडरिब्स कहते हैं। तो ये और कहीं नहीं मिलेंगे, तीनों एल्गी में से ब्राउन एल्गी में ही मिलते हैं। तो ब्राउन एल्गी में लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइंस लिखिएगा, बॉडी, बॉडी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, बॉडी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, डैश करके लिखो या ऐसा लिखो, बॉडी अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, बाय होल्ड फास्ट। इसको रटने की भी जरूरत नहीं, होल्ड करना है, होल्ड फास्ट, कॉमा हैज अ स्टॉक, एक डंडी, द स्टाइप, कॉमा लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, एक्चुअली ऑर्गन नहीं होगा, कोई ऐसे अलग से ऑर्गन है नहीं, एक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। इसमें होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर सिर्फ ब्राउन एल्गी में मिलेंगे। ढंग से लिखना, ब्राउन में लिखना, ब्राउन एल्गी, ठीक है, नोट करो। एक बार देखो सारे पॉइंट्स, चलिए आइए टेबल को कंटिन्यू करते हैं, इस पॉइंट को कंप्लीट कर देना। अगला पॉइंट, 8th पॉइंट, 8th पॉइंट, 8th मोटिलिटी। अब इनका मूवमेंट कैसे होगा आइए देखते हैं। मोटिलिटी, हालांकि हायर प्लांट्स में मोटिलिटी नहीं होती है। जब भी मैं मोटिलिटी बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको क्या चेक करना है, फ्लैजिला, वेरी गुड, मोटिलिटी या फ्लैजिला। वही 3 ग्रुप्स हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। बहुत खुशी की बात है यहां तो प्रेजेंट है पर रेड एल्गी मोटाइल नहीं है, एब्सेंट, फ्लैजिला मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म। बहुत खुश है मोगैम्बो, खुश हुआ। चल अब इनमें क्या होता है देखो, आपको फोटो बना के दिखाती हूँ ताकि याद रहे। मैंने बार बार क्लोरेला ऐसा बनाया था, सॉरी क्लमाइडोमोनास, ऐसे कप शेप का न्यूक्लियस ऐसे बना रही थी मैं।
ठीक है, यानी इसमें 2 से लेके 8 तक फ्लैजिला हो सकते हैं अलग अलग स्पीशीज में। जैसे क्लेमाइडोमोनास में 2 होते हैं, पर ब्राउन एल्गी में तो 2 ही होते हैं, फिक्स है। आप ऐसे याद रख सकते हो, मोस्ट एडवांस्ड कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन मोर एडवांस्ड है, तो मोर फ्लैजिला 2 से लेके 8। अब इसके फ्लैजिला देखो इक्वल है कि अनइक्वल है? इक्वल, इक्वल साइज के हैं, इक्वल। हमेशा मैंने ऐसे बनाया है। इसमें क्या होता है, ऐसा, जैसे ये कोई भी एक ब्राउन एल्गी है, वैसे सिंगल सेल के ब्राउन एल्गी नहीं होते हैं, हमेशा इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। अपन ने पढ़ा कॉलोनियल यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है, पर जो भी एक सेल है उनका उसमें ऐसे रहते हैं, ऐसा अनइक्वल। तो बहुत आसान है याद करना। आखिरी वाले में तो है ही नहीं, ये मोर एडवांस्ड है तो 2 से 8, इसमें 2। इसमें क्लेमाइडोमोनास ध्यान कर लो, याद कर लो, आराम से समझ आएगा। इक्वल इधर हो गया अनइक्वल। बताओ इधर लेटरली निकल रहा है या अपाइकली? टिप से, टिप से। देखो हर जगह मैंने टिप से बनाया है, यानी अपाइकल। और उधर कैसे निकल जाएंगे? देखो साइड में से निकाला है, लेटरल। बहुत आसान है, ग्रीन वाला याद कर लो, उसका उल्टा लिखते जाओ। 2 to 8 2, इक्वल अनइक्वल, अपाइकल लेटरल। यह दोनों सेम है, यानी होमोकॉन्ट, होमोकॉन्ट कंडीशन कहते हैं, सेम, या आइसोकॉन्ट भी बोल सकते हो। आइसो मतलब भी सेम। दोनों फ्लैजिला दिखने में बिल्कुल सेम है। यहां देखो दिखने में अलग है, साइज भी अलग है, और होता क्या है, एक स्मूथ होता है और एक में ऐसे ब्रशेस रहते हैं। आपको ये ब्रश वाली बात नहीं भी याद रहे चलेगा। आपको साइज इक्वल नहीं दिख रहा है, यानी कितने तरह के हो गए? दोनों अलग अलग हैं, यानी हेटेरोकॉन्ट, हेटेरोकॉन्ट बना लीजिए। चलिए अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन लिखूंगी, कौन कौन सा? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। पहले वेजिटेटिव। लास्ट क्लास में एल्गी में कैसा पढ़ाया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ओनली फ्रैगमेंटेशन, तीनों में लिख लो, फ्रैगमेंटेशन, 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 बिल्कुल फ्रैगमेंटेशन, सब में सेम है। चलिए अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या बनेंगे इसमें? स्पोर्स। कौन से स्पोर्स बनेंगे? माइटोस्पोर्स, माइटोसिस से बनेंगे ना, सेम कार्बन कॉपी। चलिए एल्गी में मोस्टली कौन से स्पोर्स पढ़ाए थे मैंने? जू स्पोर्स, लिख लो, मोस्टली जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मोटाइल होंगे कि नॉन मोटाइल? फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड? फ्लैजिलेटेड, तो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। वही कहानी होगी जैसे क्लेमाइडोमोनास हैप्लॉइड है, माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, वो दूर दूर जाएंगे, जहां भी फैलेंगे वहां फिर नई बॉडी बना देंगे। अगर मल्टी सेलुलर है तो माइटोसिस से ही डिवाइड कर करके, यूनिसेलुलर है तो वैसे ही ग्रो करके। अब इसमें भी मिलेंगे मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स, लेकिन इसके जू स्पोर में एक स्पेशलिटी है, समझो। इसके जू स्पोर ऐसे होते हैं, ऐसे स्पोर्स। इसके स्पोर्स जो होंगे उनका फ्लैजिला ऐसा होगा, यानी 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, अपाइकल होंगे, इक्वल साइज के होंगे, सेम होंगे। इसके जो होंगे वो इसकी तरह होंगे, क्योंकि उसी ग्रुप का मेंबर है। इसमें नाशपाती शेप के हैं, यानी पियर शेप्ड, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला। इसीलिए पहले ही आपको फ्लैजिला बता दिया कैसा होगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। इसमें कैसे स्पोर्स बनेंगे एसेक्सुअल? मोटाइल या नॉन मोटाइल? अब इसमें तो नॉन मोटाइल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला तो मिलता ही नहीं है। इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, नॉन मोटाइल। पानी के थ्रू मूव करके जाएंगे, खुद मूव नहीं कर सकते हैं। विंड करंट, पानी करंट, उसके ही मूव करेंगे, करंट से मूव। तो नॉन मोटाइल इंपॉर्टेंट है, और वो आप याद रहेगा अगर आपको फ्लैजिला के बारे में पता है तो। अब आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां मियोस्पोर्स बनते हैं, हम जानते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या क्या बनेगा? गैमीट्स बनेंगे और फिर फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। चलो कितने तरह के गैमीट्स सीखे थे अपन ने? 3। कौन कौन से? आइसो, एनाइसो, ऊगैमस। चलो वेरी गुड, लिखिए आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। यहां पे भी वो आइसो, एनाइसो
एंड oogamous। अब आखिरी वाले में है ओनली oogamous। सारे रेड algae में एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल बनेगा गैमीट और स्मॉल नॉन मोटाइल ही मेल गैमीट बनता है, क्योंकि इसमें तो फ्लैजिला होते ही नहीं है। एक्चुअली इन पे एक चिपचिपी सब्सटेंस होता है, उससे स्लाइड करके जाते हैं, वो सूडोपोडिया की तरह। एनीवेज, अब इसके गैमीट्स कैसे बनते हैं देखो, समझो। इसके गैमीट्स जो है ना वो बिल्कुल इसके स्पोर की तरह बनते हैं। ये मियोसिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में इन्वॉल्व है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, पर दिखने में सेम है। तो चाहे इसके एसेक्सुअल स्पोर पूछे चाहे इसकी गैमीट पूछे, दोनों सेम है, यानी वही पियर शेप्ड, टू अनइक्वल, लेटरल, फ्लैजिला, ऐसे गैमीट्स होते हैं फ्लैजिला। ठीक है, चलो इतना आपको दिखाती हूं, पहले लिख लो। ऐसा लगता है ना देख के ये मोर एडवांस्ड होगा, ओनली oogamous हो रहा है, पर होता मोर एडवांस्ड यही है। हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गी के बाद ही फिर ब्रायोफाइट्स का इवोल्यूशन हुआ था। इवन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं ना, वो भी इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए आइए दिखाती हूं आपको। देखिए, ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, जो कहां बनेंगे, ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो, एनाइजो या oogamous, आप लिख सकते हो इन ज़ूस्पोरेंजिया, इन ज़ूस्पोरेंजिया। ज़ूस्पोर याद है, फंजाई में ऐसे ही पढ़ा था, एंडोजीनस होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर फटेगा, फिर ये बाहर जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। अब ब्राउन एल्गी में देखो, फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर बनेंगे, पर फिक्स है कि इनमें दो फ्लैजिला होगा, यानी बायफ्लैजिलेटेड होंगे, पियर शेप्ड होंगे, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसो, एनाइसो, oogamous होगा, और गैमीट्स का जो यूनियन होगा वो या तो पानी के अंदर होगा, या अगर oogamous वाले हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है oogoनियम, उसके अंदर होगा, जो गैमीट्स का फ्यूजन यानी यूनियन होगा। गैमीट्स बिल्कुल एसेक्सुअल ज़ूस्पोर्स की तरह होंगे, यानी पियर शेप, जिनमें टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिलेंगे। चलिए आइए इस पॉइंट को हम और लिख लेते हैं। एक तो यहां पर ये ऐड कर देते हैं कि ये ज़ूस्पोर कैसे हैं, बायफ्लैजिलेट। हमने लिखा तो है यहां पे टू, मतलब बायफ्लैजिलेट। चलो यहां पर वो पॉइंट लिखते हैं ब्राउन एल्गी का, यूनियन ऑफ गैमीट्स। भाई ये मेरीन वाटर में रहते हैं, तो या तो पानी में मिल जाएंगे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों पानी में डाला और वहां मिल गए, और इन oogoनियम, oogoनियम एक स्ट्रक्चर बनेगा, पर ये उन्हीं में बनेगा जिनमें oogamous टाइप का होगा। मतलब पता है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि पानी में होगा तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल, एक्सटर्नल, मतलब इसका जाइगोट पानी में बनेगा, और अगर oogoनियम बन रहा है मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है, जैसे हमारे में होता है फैलोपियन ट्यूब में बॉडी के अंदर फीमेल की फर्टिलाइजेशन, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी घबराओ मत, आप धीरे धीरे जब इसको लर्न करोगे पहली बार, फिर रिवाइज करोगे, ये चार्ट्स बहुत 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 काम आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब अपन आ जाते हैं रेड एल्गी पे। रेड एल्गी देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमीट्स कैसे बनेंगे, नॉन मोटाइल, इवन स्पर्म्स तक नॉन मोटाइल है, oogamous टाइप का होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी कॉम्प्लेक्स है। चलिए कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताती हूं, देखिएगा, याद करने का तरीका बताती हूं, बहुत मजेदार। oogamous एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स, नॉन मोटाइल गैमीट्स, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है ही नहीं ना, अपने पहले ही देख लिया,
तो इसके एसेक्सुअल स्पोर भी नॉन मोटाइल, इसके गैमीट भी नॉन मोटाइल, सब नॉन मोटाइल है। और आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रही हूं कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद भी आसान नहीं है, घटनाएं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बात समझो, कॉम्प्लिकेटेड होना एडवांस कैरेक्टर नहीं होता, सिंपल होना एडवांस्ड होता है। जो जितना ऊंचा होता जाएगा, जितना एडवांस्ड होता जाएगा, वो उतना सिंपल होता जाएगा, उसके फंडे उतने क्लियर होते जाएंगे। अब देखो याद करने का तरीका, 1 सेकेंड। कॉम्प्लेक्स बॉडी भी रेड में लिखी है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी रेड में लिखा है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दोनों वर्ड्स जो हैं वो रेड एल्गी में आए हैं, मार्क कर लीजिए। दोनों वर्ड्स रेड एल्गी के लिए यूज करे गए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाले। ठीक है, चलो अब लिखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, ग्रीन एल्गी में ये 5 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। कॉमन नेम्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। US कॉलेजेस आर वेरी क्लीन। ठीक है, लिखो 5 नाम, लिखिए। चलिए, तो हमने ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल लिख लिए, फिर हमने यहां ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स लिख लिए, 2 SELF, 2 सेल्फी, और फिर हमने रेड एल्गी के एग्जाम्पल लिख लिए P2G2। एक क्वेश्चन एल्गी से 100% आता है। चलो अब इसके डायग्राम्स एक बार वापस देखते हैं। देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ये किसका डायग्राम है? वॉलवॉक्स। ऐसे देखा था अपन ने, ये डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी। ठीक है, तो ये हो गया वॉलवॉक्स। अब ये मैं लेबल करके डायग्राम बनवा नहीं रही हूं, आपको पता होना चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए। ये डॉटर होगी और नेचुरली ये पूरी की पूरी बड़ी वाली पेरेंट होगी। ये किसका डायग्राम है? यूलोथ्रिक्स। ये दोनों ग्रीन एल्गी के अपन ने देखे थे। अब ये अगेन वही वॉलवॉक्स है। ये पुराना डायग्राम है क्लमाइडोमोनास का। देखो, अपाइकल, इक्वल, सेम ऐसे रहते हैं। ये कारा का डायग्राम है, पर अब ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, अभी हटा दिया गया है। अब अपन आते हैं ब्राउन एल्गी के डायग्राम्स पे। ब्राउन एल्गी के डायग्राम्स में सबसे पहले लैमिनेरिया था, लैंप जैसा, फिर FD फ्यूकस था, फोर्क की तरह, कांटे जैसा, ऐसा होता है कांटा, और फिर ये बिग टाई होता, FD से याद करवाया था। ये हो गया होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। इसके थ्रू सबस्ट्रेटम पे अटैच करेगा। ये स्टॉक यानी डंडी है, ये लीफ की तरह फोटोसिंथेटिक पार्ट है। यहां पे भी होल्ड फास्ट है, स्टाइप होगी पर लेबल नहीं करी गई है, और ये फ्रॉन्ड हो गया। इसी तरह यहां पर ये होल्ड फास्ट होगा, लेबल नहीं करा गया है, स्टाइप है और फ्रॉन्ड है। आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लेबलिंग आएगी तो स्टाइप ही करोगे। आप अपने मन से होल्ड फास्ट नहीं कर सकते कि नीचे होल्ड फास्ट है ऊपर स्टाइप होगा, आपको इसे स्टाइप ही करना पड़ेगा। इसे आप होल्ड फास्ट ही करोगे, इसे आप स्टाइप नहीं कर सकते हो, लेबलिंग आनी चाहिए। ये बीच की जो रिब है ये मिड रिब हो गई, और ये जो गोल गोल है ये एयर ब्लैडर है। एक्चुअली यहाँ भी एयर ब्लैडर है, ये काले काले यहाँ भी होंगे, एयर ब्लैडर सब में होंगे ताकि हवा भरी रहे और वो ऊपर आए, पर पर्टिकुलरली फ्यूकस के डायग्राम में एनसीईआरटी में बना है। अब रेड एल्गी देखते हैं। रेड एल्गी, ये पोर्फायरिन रिंग जैसा था। देखो, इसमें भी फ्रॉन्ड लेबल है, पर अपने को अगर पूछेंगे फ्रॉन्ड किस में होता है, ब्राउन एल्गी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली थ्योरी में दिया है। और ये देखिएगा, ये एक मेन एक्सिस है और ये उसकी सारी ब्रांचेस हैं, पॉली, बहुत सारी ब्रांचेस। ये पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लासेस। अब आइए आपको एनसीईआरटी की टेबल दिखाती हूं। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहां बैठ के देखो कितना इजी हो जाएगा। इन्होंने भी सेम सीरियल ऑर्डर रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये कॉमन नेम हो गया। पिगमेंट्स AAA BCD, देखो AAABCD। इसके अलावा इसमें मेन फाइकोएरिथ्रिन होगा, जिसे R फाइकोएरिथ्रिन कहा था, फाइकोएरिथ्रिन B होता है, और इसमें मेन साथ में फ्यूकोजैंथीन होगा, जिसके कारण शेड्स ऑफ ब्राउन होगा। तो डायरेक्ट टेबल आती है, फिल इन द ब्लैंक आता है, ABCD करके क्वेश्चन पूछते हैं, याद रहेगा, AAA BCD, फ्यूकोजैंथीन, फाइकोएरिथ्रिन। चलिए, अब इसमें देखो, स्टार्च ऑयल भी था, मैनिटॉल लैमिनारिन ऑयल भी था, फ्लोरिडियन स्टार्च, लाइक अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड। ये हो गया
ऑयल को यहां से हटा दिया गया है पर थ्योरी में लिखा गया है। चल ऑयल ऑयल। अब पहले फ्लैजिला देखते हैं। 2 to 8, 2 एब्सेंट, इक्वल अनइक्वल अपाइकल लेटरल, आइसो हेट्रो वर्ड यूज किया था। अब हैबिटेट दिखाती हूं। फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, मैंने भी आपको ऐसे सिखाया है। इसमें मोस्टली फ्रेश है, यहां कुछ लिखा नहीं है पर यहां लिख दिया मोस्टली सॉल्टी। अब रेयर एंड सम, पहले फीओ पी आता है बाद में रोडो आर आता है। रेयर और सम दो शब्द मेरे पास हैं, आर पहले आता है एस बाद में आता है, ऐसे हम याद रख लेंगे। तो अगर ये रेयर है मतलब ये मोस्टली है, यहां लिखा नहीं है हालांकि, ये दोनों मोस्टली सॉल्टी वाटर में रहते हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है। अब सेल वॉल देखते हैं। देखो कायदे से तो सेल्यूलोज तो तीनों में है, कायदे से पेक्टिन भी तीनों में है जिसे पेक्टोज कहा था। थ्योरी में यहां पे प्लस पेक्टोज लिखा हुआ है और थ्योरी में यहां पे भी पेक्टिन लिखा हुआ है। यहां जिलेटिनस मटेरियल लिखा हुआ है एल्जिन, और यहां पे पॉलीसल्फेट ईस्टर्स लिखे हैं अगर एंड कैरागीन। पर टेबल में कैसे ध्यान रखोगे, एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, याद रखने का तरीका। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एल्जिन, सेल्यूलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। ऑफ कोर्स यहां पे पेक्टोज होगा, ऑफ कोर्स वो सारा सेम। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये पूरा कंपैरेटिव स्टडी हो गई 3 ग्रुप्स ऑफ एल्गी की, जिसमें से मोस्ट एडवांस्ड है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल बी है हायर प्लांट्स की तरह, और स्टार्च के फॉर्म में उसका खाना स्टोर हो रहा है बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह। अब हेडिंग लिखिएगा, ये सब कोई जरूरत नहीं है। यूजफुल या ऐसा लिख लो, हाँ, यूजफुलनेस ऑफ एल्गी, ये लिखते हैं। चलिए वो टेबल कंप्लीट हो गया। यूजफुलनेस ऑफ एल्गी टू मैन। देखो पहले तो ये प्लांट्स हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, उससे खाना बनाएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो ऑक्सीजन अदर प्लांट एंड एनिमल्स अपने इनहेलेशन ब्रीदिंग के लिए यूज करेंगे। तो पहला लिखिएगा, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, half of the total CO2 fixation on earth किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब एक बड़ी मजेदार बात पढ़ाती हूं। अपन ने कुछ पढ़ा था सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बताओ, इसके पिछले चैप्टर में किसके लिए पढ़ा था? पहुंचो पहुंचो वहां तक। यस, वेरी गुड कृष्णा, सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड। डाई एटम्स एंड डेसिमल्स में नहीं पढ़ा था? अबाउट 80% फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, और यहां कह रहे हैं 50% ये करते हैं। अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर अपने को ऐसा कैसा याद करना है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन है। डाई एटम्स एंड डेसिमल्स अबाउट 80% फोटोसिंथेसिस करते हैं और 50% CO2 फिक्सेशन एल्गी करते हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना यहीं, ताकि याद रहे, ताकि कंपैरिजन होता है, छोटी छोटी चीजें होती है। 80% डाई एटम्स डेसिमल्स लिखा हुआ है। अब सेकंड लिखना, इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब भाई पानी में है ना, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो तो पानी में घुल जाएगी, और उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को उस पानी में रहने वाले अदर प्लांट और जानवर इनहेल करेंगे। इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, जो भी उनका वातावरण है वहां पर ऑक्सीजन को घोल देंगे। और ये क्यों हो रहा है? कॉमा बीइंग फोटोसिंथेटिक। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। एल्गी अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में ऑक्सीजन इंक्रीज कर देते हैं, एल्गी फोटोसिंथेटिक हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे। अगर इसमें लिख देंगे दे डिक्रीज, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक एक शब्द पे क्वेश्चन आता है। चलिए अब थर्ड लिखिएगा। थर्ड देखो, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ये खाना बना रहे हैं। अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं यानी इन पर दूसरे जानवर डिपेंडेंट होंगे, यानी ये फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। भाई अगर पेड़ों को हटा देंगे अपन तो हर्बीवोर शाकाहारी जानवर भी मर जाएंगे, मांसाहारी जानवर भी मर जाएंगे, और जब ये सब मर जाएंगे
तो थोड़े दिन तो बैक्टीरिया फंजाई की पार्टी मनेगी डिकम्पोजर की, पर उसके बाद जब कोई रहेगा ही नहीं तो कोई मरेगा ही नहीं, तो वो भी मर जाएंगे, यानी अल्टीमेटली सब मर जाएंगे, क्योंकि एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, एंड डिकम्पोजर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स डेड। यानी अगर पेड़ खत्म कर दिया आपने तो जानवर भी खत्म हो जाएंगे, डिकम्पोजर भी खत्म हो जाएगा, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी पृथ्वी से। लिखिएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है एनर्जी रिच कंपाउंड्स? फूड, खाना, ग्लूकोज जो बना रहे हैं, बिल्कुल। ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स कॉमा फॉर्म बेसिस ऑफ फूड साइकिल। फूड चेन, फूड साइकिल की आधार है, ये बेसिस है, इन्हें हटा दोगे सब मर जाएंगे। फॉर्म बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक वर्ड क्यों यूज? क्योंकि ये खुद ही एक्वाटिक है ना, तो पानी वाली तो खाएंगे इनको। ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स के फूड का ये बेसिस है। आ रहा है समझ एक एक शब्द? चलो अब फोर्थ अभी हमने बात की थी कि जिलेटिनस वाली कवरिंग किस किस एल्गी में थी? ब्राउन और रेड, राइट। इसीलिए देखो एनसीईआरटी लिखती है सर्टेन मेरीन, भाई ये तो मेरीन में ही मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी कुछ मिलते हैं, पर ये सब जिलेटिनस कवरिंग किन में होती है? मेरीन। ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब वही वाटर होल्डिंग वाले सब्सटेंसेस, जैसे एल्जिन था ब्राउन एल्गी में और कैरागीन एंड अगर था रेड एल्गी में। ये सब कमर्शियली यूज किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जिलीडियम और ग्रासिलेरिया इनसे अगर मिलता है, और अगर को हम माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम की तरह भी यूज करते हैं, आइसक्रीम, जैम्स एंड जेलीज में भी यूज करते हैं, यानी ये सब का कमर्शियल यूज होता है। इन सब से पैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रेड एल्गी से अगर मिल रहा है, इन्हें बोलते हैं अगैरोफाइट। फाइटा मतलब प्लांट किंगडम और अगैरो मतलब ये अगर बनाते हैं। चलिए आइए ये सारा अपन लिख लेते हैं। लिखिए, सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, certain marine brown and red algae produce hydrocolloids ब्रैकेट में वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ये अपन ने सेल वॉल में पढ़ा है, सेल वॉल के चारों तरफ रहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल ए एल्जिन ब्रैकेट में ब्राउन एल्गी, बी कैरागीन ब्रैकेट में रेड एल्गी। ये वाला रेड एल्गी होता है पर आपसे इतना नहीं पूछते। अब रेड एल्गी दोनों में एरो बना के लिख लो, यूज्ड कमर्शियली। जैसे कैरागीन मैंने आपको बताया, जो चॉकलेट शेक्स होते हैं, कोल्ड कॉफीज होती हैं, उनको स्मूथ बनाने में कैरागीन का ही यूज किया जाता है। अब सी अगर ब्रैकेट में लिखो रेड एल्गी, और दोनों रेड एल्गी का यहां नाम इंपॉर्टेंट है, G2 वाला जिलीडियम ग्रासिलेरिया कॉल्ड एगैरोफाइट्स। अगर मिल रहा है तो अगैरोफाइट्स, फुल स्टॉप। ABC हो गया, फुल स्टॉप। अब नोट करके लिख लो आप चाहो तो, नोट अगर इज यूज्ड, ये पॉइंट सिर्फ अगर के लिए है, अगर इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, एंड प्रिपेयर आइसक्रीम्स एंड जेलीज। वो जो स्मूथनिंग के लिए डालते हैं, जिलेटिनस सब्सटेंस है, वाटर होल्ड कर लेता है। वो जो फेंटते हैं ना, तो फेंटने पर जो एकदम क्रीमी सा आता है, आइसक्रीम्स एंड जेलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। ग्रीन एल्गी का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में कोई जिलेटिनस सब्सटेंस अपन ने नहीं पढ़ा था। ब्राउन एल्गी और ये दोनों रेड एल्गी। इसको भी याद रखने का एक तरीका बताती हूं आपको। मेरे पास 3 नाम है, एल्जिन, कैरागीन और अगर। इनमें से आर किस किस में आता है? कैरागीन और अगर, और आर मतलब ये दोनों रेड एल्गी से मिलते हैं। ये चीजें लिख लिया करो, ये बहुत काम आती हैं। अभी तो याद है, यही तो कंफ्यूजन होता है, एल्जिन आएगा ये तो पता है, ब्राउन या रेड में से एक आंसर है मैम, हमको 2 में ही डाउट होता है, 2 में ही तो बनाते हैं डाउट।
तो बड़ा आसान है, जिसमें आर आर आ रहा है वो रेड रेड, यहां कर लो आर आर, ये देखो आर, ये रहा आर, और ये दोनों भी रेड लिखे हैं अपन ने, यानी आर। फिर वो तीसरा ब्राउन हो जाएगा। इसको भी याद कर सकते हो, ए बी, अमिताभ बच्चन, ए बी, और इसमें खतरा है, आप इसको बी सी ऐसे मत याद कर लेना, फिर ए बी सी, फिर सब उल्टा सीधा करोगे तो इसको आर आर से याद कर लो, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट यूज इसका लिखते हैं। नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट यूज लिखिए, यूज्ड एज फूड, कुछ एल्गी को खाया जाता है, यूज्ड एज फूड। आपने खाया है कभी कोई एल्गी? कैसी गंदी गंदी शक्लें बना रहे हो। फंजाई खाया है कभी? क्यों मशरूम नहीं खाते? अगैरिकस, फिर एल्गी खाने में क्या प्रॉब्लम है? अपने इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। लिखिए यूज्ड एज फूड। लिखिए मेनी स्पीशीज ऑफ, अब ये लर्न करना है, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, बोलो कौन सा एल्गी है? रेड एल्गी, कॉमा पोरफायरा, कॉमा लैमिनेरिया, बोलो कौन सा है? ब्राउन, वो लैम्प की तरह था, लैमिनेरिया। एंड सरगासम कौन सा है? ब्राउन, दो सेल्फी, ब्राउन, यानी खाने वाली स्पीशीज। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगासम अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेरीन एल्गी। ये सब मेरीन है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी की 70 स्पीशीज हैं जिन्हें खाया जाता है, जिनमें से ये 3 नाम दिए हैं, इनकी कई कई स्पीशीज, और भी स्पीशीज होंगी, अपने को एज इट इज आना चाहिए। ये अमंग 70 भी इंपॉर्टेंट है, 80, 80, 90, 60 कर देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब ग्रीन एल्गी में आपको याद है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी में मैंने क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला पढ़ाया था। क्लोरेला जो है स्पेस एल्गा भी बोलते हैं। एक्चुअली जब साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, तो क्लोरेला ले जाते हैं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो उन्हें ऑक्सीजन की स्पेस में कमी होती है, ऑक्सीजन मास्क नहीं यूज करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन मिल जाता है। और दूसरा, फिर जरूरत पड़ने पे इसे खा भी सकते हैं, इट इज यूज्ड एज फूड, इसे स्पेस एल्गा बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू नीट में आया हुआ है। लिखिए क्लोरेला या स्पेस एल्गी, क्लोरेला या स्पेस एल्गी, अ यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा लिखना आप। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ यूनिसेल्यूलर एल्गा लिखा है, इट्स अ ग्रीन एल्गी, यानी खाने की बात जाएगी वहां ग्रीन, रेड, ब्राउन सब खाए जा रहे हैं। ये वाला रेड था, ये दोनों ब्राउन थे। अ यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन्स, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। इवन बाय लिख रहे हैं, मतलब आप पृथ्वी पे रह के भी इसे खा सकते हैं। ऐसा नहीं है स्पेस में जाओगे तो ही ये खाने में आएगा, इसको थोड़ी पता है मेरे को स्पेस में लेके जा रहे हो कि अर्थ पे खा रहे हैं। इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, स्पेस ट्रैवलर्स में बड़ा पॉपुलर है, इसीलिए इसे स्पेस एल्गा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब एक नोट करके लिख लो, एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया, लिख समझिएगा। एक्चुअली जो सरगासम है ना, ये वो केल्प है फैले हुए। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, कि समंदर में जहां पर ये केल्प, ये सरगासम रहता है, वहां पर ये इतने मीटर फैले रहते हैं कि अगर ये शिप के जहाज के बॉटम पे चिपक जाएं तो पूरा का पूरा जहाज डुबो देते हैं। उसे अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन महासागर, वहां पर एक एरिया है जहां पर ये रहते हैं, उसे सरगासो सी का नाम घोषित कर दिया है। और वहां पे शिप्स की एंट्री बंद है क्योंकि वो शिप्स डूब जाते हैं वहां पे। लिखिएगा सरगासम फॉर्म, सरगासम फॉर्म, सरगासो सी, सरगासो सी, उसका नाम ही रख दिया उस पानी का जहां वो है, सरगासो समंदर, सरगासो सी इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन नहीं भी याद रहेगा चलेगा, क्रॉस लगा सकते हो। सिंक शिप्स, सिंक डुबो देते हैं जहाजों को, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन से एक टुकड़ा टूटा, उससे नया, एक और टूटा, नया, टूट टूट के इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, पूरे जहाज पे चिपक जाते हैं नीचे और उसको डुबो देते हैं। यहां पे शिप्स जाते ही नहीं है। सिंक शिप्स ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसे कॉमा ऑल्सो कॉल्ड गल्फ वीड, वीड मतलब अनवांटेड पेड़,
गल्फ वीड, गल्फ उस एरिया में। कुछ और है जिसने रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण कुछ कुछ किया था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था? क्या है? गोनी, गोनी, मोनी पोनी टोनी नहीं, गोनी, बिल्कुल। गोनी और लेग्स जो था वो रैपिड मल्टीप्लाई करता था, इसीलिए वो समंदर में रेड टाइड के लिए जिम्मेदार था, रेड टाइड के लिए, क्योंकि वो रेड कलर का है। रेड सी नहीं, रेड सी का रेड कलर तो ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण है। ये रेड टाइड के लिए जिम्मेदार था। जो लाल लाल लहर, ऐसा लगता है खून की लहर आ रही है, वो इस गोनी के कारण आती थी। बहुत बढ़िया पीयूष, वेरी गुड। चलिए अब लिखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। आइए बनाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। देखो समझो, लाइफ साइकिल शुरू करते हैं अडल्ट से और फिर वापस नया अडल्ट बनाने तक लेके जाते हैं, इसीलिए इसे साइकिल कहते हैं। साइकिल मतलब कोई चीज इस जगह से शुरू होके वापस इस जगह पर आ जाए। जैसे सेल साइकिल पढ़ी थी, एक सेल बना और कैसे उससे डिवाइड होके फिर से 2 सेल बन जाएंगे। चलो तो पहले लिखते हैं अडल्ट। बताओ हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। एल्गी है ना, एल्गी में बॉडी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मान लो एक एल्गी है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी है, उसके अंदर हर सेल हैप्लॉइड है, तो जो सेक्स ऑर्गन बनाएगा, कल अपन ने पढ़ा था कि कारा को छोड़ दो तो सारे सेक्स ऑर्गन एक एक सेल के बने होते हैं, तो जो सेक्स ऑर्गन बनेगा एक एक सेल, जो सेक्स ऑर्गन की तरफ बिहेव करेगा, जो एक्चुअली गैमीट बनाएगा, वो हैप्लॉइड होना चाहिए कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। भाई जब पूरी बॉडी हैप्लॉइड है, हर सेल हैप्लॉइड है, तो जो सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा वो भी तो हैप्लॉइड होगा। इवन कारा में भी भले ही 4-5 सेल मिलकर एक सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहे हो, हर सेल इंडिविजुअली तो क्या है? अरे बोलो, ऐसे चुप मत बैठो, हार्ट अटैक मत दो। हैप्लॉइड। तो सेक्स ऑर्गन्स कैसे बनेंगे इसमें? हैप्लॉइड। चलिए आइए बनाते हैं सेक्स ऑर्गन्स। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। भले ही वो यूनिसेल्यूलर हो जैसे सारे में होते हैं, या कारा का मल्टी सेल्यूलर हो। अब मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथीरिडियम। क्या कहते हैं? याद करने का तरीका बताती हूँ। देखो एल्गी, मैं हमेशा अब इस पूरे चैप्टर में कंपेयर कर करके पढ़ाऊंगी आपको आगे पीछे, बार बार एक ही चीज 50 बार कानों से निकलेगी ताकि याद हो। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब में तो एंथीरिडियम नाम देंगे। और एंजियोस्पर्म में जब फूल बन जाएगा तो स्टेमन बनता है, उसमें भी ऊपर वाला हिस्सा एंथर ही तो होता है जिसमें पोलन ग्रेन मेल गैमीट बनता है। तो इन सब में एंथीरिडियम कह रहे हैं, वहां भी एंथर है, तो याद रखना बड़ा आसान है। एंथीरिडियम एंथर से रिलेटेड है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। लिखिए एंथीरिडियम, ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन। अब एक फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब समझो ध्यान से, फीमेल सेक्स ऑर्गन को एल्गी में ऊगोनियम कहते हैं। ऊगोनियम अभी अभी पढ़ा था अपन ने ब्राउन एल्गी के अंदर कि गैमीट्स मोटाइल बनते हैं या तो पानी में फ्यूज करते हैं या ऊगोनियम के अंदर। ये सेक्स ऑर्गन है, ध्यान से सुनो। ऊगोनियम शब्द यूज करते हैं एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में आर्चीगोनियम वर्ड यूज करने लग जाएंगे। क्या बोलने लग जाएंगे? आर्चीगोनियम। आर्ची वैसे भी लड़कियों का नाम होता है, तो क्या यूज करेंगे? आर्चीगोनियम। और एंजियोस्पर्म्स में जब फ्लावर बन जाएगा तो कार्पल बन जाती है, जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, वो सब हो जाता है। तो यहां क्या होगा? ऊगोनियम। बताओ इनकी प्लॉइडी क्या लिखूं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब समझो, इनसे मुझे गैमीट बनाना है। सेक्स ऑर्गन का काम हमेशा क्या होता है? गैमीट बनाना। अपने में भी टेस्टिस, ओवरी सेक्स ऑर्गन है, गैमीट बनाते हैं। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। तो अगर हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तभी तो 2 गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे जो हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो मुझे सोचकर ये बताओ, अगर मुझे मेल गैमीट बनाना है हैप्लॉइड, इस हैप्लॉइड से तो माइटोसिस से बनाऊं या मियोसिस से? माइटोसिस से। वेरी गुड। तो इससे और इससे दोनों से बना गैमीट। ये बना मेल गैमीट और इधर बना फीमेल गैमीट।
मेल गैमीट को बोलते हैं एंथीरोजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथीरिडियम में बन रहा है तो एंथीरोजॉइड। जॉइड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जनरली मोटाइल होता है। वो अलग बात है, रेड एल्गी में मोटाइल नहीं है, पर नाम देते हैं, हमारे मुंह से स्पर्म कह देते हैं। और यहां उसे बोल देंगे वही एग, ओवम, एग, कुछ भी कह सकते हैं, फीमेल गैमीट। ठीक है, या स्पर्म भी लिख सकते हो, स्पर्म। बोलो प्लॉइडी क्या लिखूं? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। यानी गैमीट्स कैसे बने हैं? माइटोसिस से। गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं, माइटोसिस से। क्योंकि बॉडी भी हैप्लॉइड है तो सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है तो गैमीट्स भी हैप्लॉइड है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्यूलर होता है, एक एक सेल का, तो भी माइटोसिस से गैमीट बना देता, दो दो गैमीट। और मल्टी सेल्यूलर है तो भी माइटोसिस से गैमीट बना रहा है। अगली घटना क्या घटनी चाहिए? फ्यूजन। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, ये हो गया फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। इसे एक और शब्द कह सकते हैं, सिनगैमी। सिन का मतलब भी फ्यूजन होता है, गैमो मतलब शादी, सिनगैमी। फ्यूजन कुछ भी कह सकते हैं, फ्यूजन। क्या बनेगा? जाइगोट। हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। एक सेल बनाए डिप्लॉइड। अब मुझे बताओ, इस डिप्लॉइड जाइगोट से मुझे अडल्ट हैप्लॉइड बनाना है तो जाइगोट में कौन सी घटना घटेगी? मियोसिस। वेरी गुड। तो ये हुआ मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में पढ़ा था, जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा गैमीट बनते टाइम ही मियोसिस होगा। अलग अलग एनिमल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कहानी होगी। इससे बन जाते हैं स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, सेक्सुअल स्पोर्स। और फिर वो स्पोर मल्टीप्लाई कर करके यानी जर्मिनेट कर करके क्या बना देंगे? अडल्ट। बताओ किस डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे? माइटोसिस से। देखो समझो, जाइगोट में एक बार मियोसिस हुआ, ध्यान से सुनो, जाइगोट एक सेल है, मियोसिस हुआ, 4 स्पोर बने। स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। मियोसिस के बाद बने हैं। अब वो चारों स्पोर जो हैं, अगर यूनिसेल्यूलर एल्गी है तो ग्रो कर जाएंगे और एल्गी बन गया अडल्ट। पर अगर मल्टी सेल्यूलर है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 माइटोसिस से डिवाइड करते जाएंगे। चलिए सोच के बताइए, देख के बताइए, यहां पर हैप्लॉइड कौन कौन सी स्टेजेस हैं? आइए देखते हैं। अडल्ट हैप्लॉइड, सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड, स्पोर्स हैप्लॉइड, केवल जाइगोट इज डिप्लॉइड। प्लांट बॉडी के अंदर डिप्लॉइड पार्ट को बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पोर बनाता है। क्या डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट बोलते हैं। यानी यहां पे स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या क्या आएगा? सिर्फ जाइगोट। ये हिस्सा केवल है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। आप तो इतना समझ लो, स्पोरोफाइट मतलब जो डिप्लॉइड पार्ट होता है। और बाकी ये सारा जो हैप्लॉइड है, इस बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्योंकि यहां क्या बन रहा है? गैमीट। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो भी हैप्लॉइड पार्ट होता है। क्या मैं ये बोल सकती हूं स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट? बहुत थोड़ी देर के लिए स्पोरोफाइट बनेगा, वरना आप एल्गी को देखोगे कभी भी तो आपको हमेशा क्या दिखेंगी? हैप्लॉइड स्टेजेस। गैमेटोफाइट दिखेगा। यानी आपको कितने तरह की बॉडी दिखेगी? 1 या 2? एक ही। ये तो बहुत थोड़ी, बस बना और डिवाइड हो गया। तो इसे क्या कहूं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए बनी और डिवाइड करी। तो ये साइकिल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्लॉन्टिक। अच्छा, यहां एम्ब्रियो बना क्या? स्पोर बने, स्पोर ने डिवाइड करके बॉडी बनाई।
यानी नॉन एम्ब्रियोफाइटा। यही तो पढ़ा था अपन ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पर एम्ब्रियो नहीं बनेगा। आपके यहां पे जगह नहीं हो तो आप नीचे लिख लेना ये पॉइंट्स नोट करके। जाइगोटिक मियोसिस पे स्टार लगा लो, गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस पे स्टार लगा लीजिए। एक बड़ी मजेदार बात बताती हूं, नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं कि गैमीट गैमेटोफाइट का हिस्सा है और स्पोर स्पोरोफाइट का। क्या ये बात सच है? गैमीट तो गैमेटोफाइट का पार्ट हमेशा होगा क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड है, पर स्पोर भी गैमेटोफाइट का पार्ट है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट कौन सा है? गैमेटोफाइट का पहला सेल जहां से गैमेटोफाइट शुरू हो रहा है। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, शुरू हो रहा है। अरे यहां से नहीं शुरू होगा, ये डिप्लॉइड है, इससे बना हैप्लॉइड, अब हैप्लॉइड सब बनेगा। यानी स्पोर को कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। जनरली बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है स्पोर तो स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। नहीं, स्पोरोफाइट उसे बोलते हैं जो स्पोर बनाता है, पर स्पोर किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। हमेशा बताओ लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट क्या होगा? गैमीट्स, क्योंकि उनके फ्यूज होते ही तो डिप्लॉइड स्टेज बन जाएगी। तो गैमीट्स जो होते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा लास्ट सेल होते हैं। चलिए आइए इतना दिखाती हूं आपको। यहां देखिए, गैमेटोफिटिक अडल्ट है, सेक्स ऑर्गन बने, माइटोसिस से गैमीट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने, जर्मिनेट, डेवलप होकर अडल्ट वापस बना दिया। सिर्फ ये स्पोरोफिटिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी पूरी गैमेटोफिटिक बॉडी है। आइए यहां देखते हैं। देखिए, गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ये पॉइंट लिख लेते हैं अभी अपन। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, एक्चुअली ओनली सेल ऑफ स्पोरोफाइट इज जाइगोट। फर्स्ट बोलो, लास्ट बोलो, ओनली बोलो, एक ही बात है। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इज स्पोर, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, ओनली गैमेटोफाइट दिखाई देता है। यानी होमोमॉर्फिक या हेटेरोमॉर्फिक, कितने तरह की बॉडी दिखती है? एक ही तरह की, सिर्फ गैमेटोफाइट दिखता है, मॉर्फोलॉजी एक ही दिखती है। इसे होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में बकायदा एक डिप्लॉइड बॉडी, एक हैप्लॉइड बॉडी दिखाई देती है आंखों से, उसे हेटेरोमॉर्फिक बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स जब हो जाते हैं तो केवल डिप्लॉइड बॉडी दिखती है, हैप्लॉइड ना के बराबर दिखता है। तो लीस्ट एडवांस्ड में हैप्लॉइड है, बीच में हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और आखिरी के दोनों में डिप्लॉइड है। हम भी तो डिप्लॉइड होते हैं, हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है, केवल गैमीट हमारे में हैप्लॉइड होता है, मियोसिस से बनता है और तुरंत फ्यूज करके फिर जाइगोट बना देता है डिप्लॉइड, और फिर वो डिवाइड कर करके हर सेल डिप्लॉइड बनाता है। हम किस में? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक की हैप्लोडिप्लॉन्टिक? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक एक एडवांस्ड कैरेक्टर है, हैप्लॉन्टिक लीस्ट एडवांस्ड कैरेक्टर है। तो जो केवल डिप्लॉन्टिक है वो भी होमोमॉर्फिक है, एक ही बॉडी दिख रही है, गैमीट ना के बराबर है, थोड़ी सी देर के लिए बन रहा है। और जो ओनली हैप्लॉन्टिक है वो भी होमोमॉर्फिक है। जो बीच वाले हैं वो हेटेरोमॉर्फिक होंगे। आइए नोट करके दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, होमो सेम, एक ही, एज ओनली गैमेटोफाइट इज विजिबल। जाइगोट आप देख सकते हो पर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, वो भी थोड़ी सी देर के लिए। किसी एल्गी को जब आप देख रहे हो तो एक्चुअली आप कौन सी स्टेज देख रहे हो, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? आप गैमेटोफाइट देख रहे हो, क्योंकि जो बॉडी दिख रही है आपको उसका हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। ये और लिख लीजिएगा, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट, केवल जाइगोट है जो स्पोरोफाइट का प्रतिनिधि है। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट। आ रहे हैं सारे वर्ड समझ में? ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। ठीक है, चलिए अब ये हम ऑलरेडी लिख चुके थे लास्ट क्लास में कि फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। लिखिए, नोट में ही लिख लो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस। अब कैसे होती है बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना। और याद है मैंने आपसे कहा था कुछ में हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी मिलती है। तो एल्गी में तीनों तरह की लाइफ साइकिल है। एक चॉइस पूछे तो हैप्लॉन्टिक,
पर अगर आ जाए हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो, और ऑल भी दिया है तो ऑल, सब तरह के मिलते हैं, पर मेजॉरिटी क्या है? हैप्लॉन्टिक। लिखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस किस में मिलता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक केल्प, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस। केल्प और एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी हैं और पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है। इसको एक ट्रिक से याद करवाऊंगी आपको इसी चैप्टर की लास्ट क्लास में, जब मैं आपको सारे ग्रुप्स की एक साथ लाइफ साइकिल पढ़ाकर एक ट्रिक बताऊंगी। अभी इसको लर्न करना लेकिन आप, ठीक है? तो एक चॉइस आएगी तो हैप्लॉन्टिक, स्पेसिफिकली फ्यूकस में होती है डिप्लॉन्टिक, और स्पेसिफिकली इन तीन में होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसे होती है उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, पर ये आना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All right, so with this we complete algae, the first group of plant kingdom. अब इनसे कैसे विकास होगा, एवोल्यूशन होगा, कैसे हैप्लॉन्टिक से हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, कैसे थैलस की जगह थोड़ी सी रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हालांकि रूट स्टेम लीफ नहीं बनती, वो टेरिडोफाइट में बनती है, वस्कुलर टिश्यू भी टेरिडोफाइट में बनते हैं। कैसे हैप्लॉन्टिक से हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कैसे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैसे जाइगोटिक मियोसिस ना होके स्पोरिक मियोसिस होगा, होमोमॉर्फिक की जगह हेट्रोमॉर्फिक होगी, कैसे कैसे ये विकास घटित होगा, क्या वहां पर गैमीट माइटोसिस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, वो सारी कहानी जो है उसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसे कल करेंगे। ठीक है? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।